9 साल की सुम्मी कंधों पर बैग लिए तेज कदमों से स्कूल जा रही थी। आज भी लेट हो गई हूँ। अगर मैडम ने क्लास में घुसने नहीं दिया तो मैडम से माफी मांग लूंगी। ऐसा सोचते हुए सुम्मी स्कूल पहुंचती है। सुम्मी को देखकर उसकी क्लास टीचर कहती हैं, क्या बात है सुम्मी, तुम आज फिर लेट आई हो। आज क्या बहाना है तुम्हारे पास? बहाना नहीं है मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ दूसरों के घरों में काम पर जाती हैं। बीमारी के कारण माँ काम पर नहीं जा पा रही हैं, इसलिए मुझे ही काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए देर हो गई। ठीक है, चलो आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन कल से लेट हुई तो मैं तुम्हें बाहर धूप में खड़ा कर दूंगी। सुम्मी क्लास के अंदर आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। उसकी माँ मनीषा की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही थी, जिस कारण वो चारपाई पर ही रहती थी। सुम्मी सुबह काम पर जाती और काम से लौटने के बाद स्कूल जाकर पढ़ाई करती। उस दिन जब सुम्मी स्कूल से घर लौटी तो देखा कि मनीषा बेहोश थी। माँ, माँ, उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? सुम्मी परेशान हो जाती है। वो मनीषा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है, जिसके बाद मनीषा को होश आ जाता है। माँ, तुम्हें क्या हो गया था माँ? चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं सुम्मी बेटी, अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास। माँ, आज ही मालकिन ने तनख्वाह दी है, तुम अस्पताल चलो। सुम्मी एक ऑटो में बिठाकर मनीषा को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर मनीषा को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। मनीषा कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहती है। उसकी देखभाल के लिए सुम्मी भी अस्पताल में ही रहती है और वो स्कूल नहीं जा पाती है। एक सप्ताह के बाद मनीषा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उसकी तबीयत अब सुधर गई थी। सुम्मी मनीषा को लेकर घर आ जाती है। सुम्मी बेटी, अब मैं कल से काम पर जाऊंगी और तू स्कूल चली जाना, ठीक है? ठीक है माँ। दूसरे दिन सुम्मी स्कूल जाती है और मनीषा काम पर। लेकिन जब ममता काम पर पहुंची, एक सप्ताह तू कहाँ थी? मालकिन, मेरी तबीयत खराब थी। कम से कम बता तो देती, मैंने सोचा तू अब नहीं आएगी, इसलिए मैंने तेरी जगह अब दूसरी कामवाली रख ली है। इस तरह ममता की नौकरी चली जाती है। उधर सुम्मी के स्कूल में टीचर ने उससे कहा, सुम्मी, तुम एक सप्ताह तक स्कूल नहीं आई और तुमने स्कूल की फीस भी नहीं भरी, इसलिए तुम्हारा नाम काट दिया गया है। लेकिन मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, सारे पैसे उनके इलाज में खत्म हो गए, इसीलिए मैं स्कूल भी नहीं आ सकी और फीस भी नहीं भर सकी। मैं अगले महीने स्कूल की फीस भर दूंगी। प्लीज स्कूल से मेरा नाम मत काटिए। नहीं सुम्मी, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ने तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला किया है। ममता और सुम्मी दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ नहीं बताते हैं। सुम्मी रोज स्कूल जाने के लिए घर से निकलती और रोज जाकर नदी के किनारे बैठ जाती। उधर मनीषा भी रोज काम की तलाश में बाहर निकल जाती। एक दिन सुम्मी नदी के किनारे बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, दिवाली का त्योहार आने वाला है, स्कूल के सारे बच्चे पटाखे फोड़ेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और ढेरों पकवान भी खाएंगे। लेकिन मुझे तो इस बार भी दिवाली पर ना तो पटाखे मिलेंगे और ना ही कपड़े, और मेरी पढ़ाई भी छूट गई। माँ को बता दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सोचते सोचते शाम हो जाती है और अंधेरा घिराता है। ओह, शाम हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, माँ परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर सुम्मी घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में काफी घना अंधेरा था। काफी घना अंधेरा है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी उसे इस घने अंधेरे में पेड़ के पास एक रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उस पेड़ के पास ये रोशनी कैसी? सुम्मी वहां जाकर देखती है कि उस पेड़ के खोखर में एक दिया जल रहा था। ये दिया घर जाने में मेरी मदद करेगा। सुम्मी उस दिए के सहारे अपने घर तक जाना चाहती है और उसे हाथ में उठा लेती है। तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है, रुक जाओ सुम्मी। कौन? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज स्कूल ड्रेस पहनकर और स्कूल बैग लेकर यहाँ आती हो और नदी के किनारे बैठ जाती हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? तुम बहुत उदास रहती हो, क्या बात है? क्योंकि टीचर ने स्कूल से मेरा नाम काट दिया है। अगर मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ को बहुत दुख होगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे भी नहीं है। दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, मैं और मेरी माँ इतने गरीब हैं
कि हमने कई सालों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। ना तो हमारे पास दिए जलाने के लिए पैसे हैं और ना ही दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े। अच्छा ये बात है तो ठीक है, तुम इस दिए को अपने घर ले जाओ। ये दिया तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसकी मदद से तुम दीपावली का त्योहार मना सकोगी। ये दिया मेरी क्या मदद करेगा? ये कोई साधारण दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। ये दिया कई सालों से मेरी खोपड़ में जल रहा है। ये दिया कभी नहीं बुझता। बरसों पहले एक महात्मा ने ये दिया मेरी खोपड़ में जलाया था। तब से लेकर आज तक ये दिया कभी नहीं बुझा। इसलिए इस दिए से तुम जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद पेड़। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस जादुई दिए की रोशनी के सहारे सुम्मी अपने घर तक पहुँच जाती है। उसकी माँ मनीषा उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी सुम्मी बेटा, और ये दिया कहाँ से लाई? सुम्मी ने मनीषा को जादुई दिए के बारे में सब कुछ बताया। माँ, ये जादुई दिया है, ये अब मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मैं अभी इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। जादुई दिए, मुझे और मेरी माँ के लिए ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना चाहिए। सुम्मी के इतना कहते ही 2 थाली भरे पकवान वहाँ आ जाते हैं। ये तो सचमुच में ही जादुई दिया है। हाँ माँ, उस पेड़ ने सच कहा था। सुम्मी और मनीषा ने जी भरकर खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सुम्मी ने उस दिए से कहा, जादुई दिए, मुझे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। तभी वहाँ कुछ पैसे आ गए। सुम्मी उन पैसों को लेकर स्कूल चली गई और स्कूल में जाकर अपनी फीस भर दी, जिसके बाद सुम्मी का नाम स्कूल में दोबारा लिख लिया गया। उस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुम्मी घर आ गई। उसने देखा कि मनीषा उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो? मनीषा ने सुम्मी को बताया कि उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया है। माँ, अब तो हमारे पास जादू दिया है, ये हमारी हर इच्छा पूरी करेगा। फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं सुम्मी बेटी, हमें हमेशा मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए। इस तरह जादुई दिए का गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ, कल दिवाली का त्योहार है। इस बार हम भी जादुई दिए की मदद से अच्छे धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। उसके बाद तुम कुछ अपना अच्छा काम शुरू कर लेना। दूसरे दिन दिवाली थी। सुम्मी ने दिए से कहा, ए जादुई दिए, मुझे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए। सुम्मी के इतना कहते ही वहाँ भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की मूर्ति आ गई। जादुई दिए, हमारे घर को रोशनी से सजा दो। इतना कहते ही उस दिए से हजारों दिए बाहर निकल आए और सुम्मी का पूरा घर जगमगा गया। जादुई दिए, हमें नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ चाहिए। जादुई दिए ने सुम्मी और मनीषा को ढेर सारे नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ दी, जिसे पाकर दोनों बहुत खुश हो गए। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रामगढ़ में जगदीश अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीलेश और बेटी दीपा थी। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बहुत प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों भाई बहनों की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो दोनों एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दीपा के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दीपा के लिए एक शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार दिखता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दीपा? दीपा शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। दीपा के घर में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही उसने वो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली। इधर आकाश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दीपा अपना पूरा घर संभाल लेती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक रोज अचानक आकाश की नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर चलाने के लिए हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दीपा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए।
मैं इस बारे में अपने भाई नीलेश से बात करती हूँ, अब वो ही हमारी कोई ना कोई मदद कर सकता है। दीपा नीलेश को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई हम बहुत परेशान हैं, काफी समय हो गया इन्हें नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए, तुम परेशान ना हो। ये कहकर नीलेश फोन रख देता है और अगले दिन ऑफिस में अपने बॉस से वैकेंसी की बात करता है। देखो नीलेश, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त हमारे पास पूरा स्टाफ है। मैं किसी को भी इस समय भर्ती करके अपने ऊपर फजूल का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। ओह नो प्रॉब्लम सर। फिर नीलेश ने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीलेश दीपा को फोन करके बताता है। दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। अच्छा, तो इन्हें अब कहीं ना कहीं छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी आपको कहीं भी पैसों की जरूरत पड़े ना, तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, मुझे बता देना। अब आकाश को मजबूरी में फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिस कारण बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल पा रहा था। और उधर नीलेश का प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ आशा देवी उसके लिए एक लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवानी को आकाश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में आकाश को 50 लाख रुपए, एक गाड़ी और बाकी जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दीपा नीलेश को फोन करती है। भैया, आकाश जी पर बहुत कर्जा हो गया है, वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करके इतना भी नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 भी बन पा रहे हैं। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्या तुम मुझे 25,000 रुपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो इनको कोई भी नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे ना, तो सिर्फ आप मुझको बता देना। ये कहकर नीलेश फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीलेश दहेज में मिले पैसे या उसकी सैलरी में मिले पैसे अपनी बहन को दे। फिर वो नीलेश से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की, जब देखो उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 50 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती हैं, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सकता तो मेरा भाई होना बेकार है। तुम ना सच में बहुत ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी क्यों नहीं समझ में आती, वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं, अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस सब में ना पड़ो तो बेहतर ही होगा। नीलेश शिवानी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दीपा आकाश के साथ अपने मेके आती है। दीपा तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवानी उससे उखड़ी उखड़ी देती है। कुछ देर बाद शिवानी सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आकाश के प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए जैसे ही वो प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी शिवानी बोल पड़ती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो आप खा चुके हैं, और ये जो पराठे हैं ये नीलेश के लिए रखे हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे, अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। उसकी बातें सुनकर आकाश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट में पराठा कम पड़ जाएगा और मेरा और खाने का मन करेगा तो तुम मुझे भी ऐसी मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा, वो हमारे मेहमान हैं। चलो 2 पराठे और लगाओ आकाश के लिए। सासू माँ, सच में पराठे बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। बेटा, मैं शिवानी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आकाश वो पराठे खा लेता है। फिर शिवानी गुस्से में किचन में बर्तन पटकने लगती है और फिर नीलेश बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाजें क्यों आ रही हैं? आपने शिवानी से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में है। दीपा कोई भी बात नीलेश तक नहीं आने देती, लेकिन शिवानी की ये बात आकाश के दिल पर लग चुकी थी। उसने दीपा से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब घर चलना चाहिए दीपा, हमारे यहाँ आने से लगता है शिवानी का काम बढ़ गया है। चलो हमें अब वापस घर चलना चाहिए।
वो दोनों वापिस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है। इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आकाश के साथ साथ दीपा भी नौकरी करने लगी। अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।